हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा और जो आइडियाज़ है किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो एनालिसिस है बेस्ड है यूपीएससी सीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है एज वेल एज जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के प्लस मेंस के, उसमें जो ट्रेंड रहा है, चीज़ें जिस तरीके से पूछी गई है उस हिसाब से हम चीज़ें आपको बताएंगे ताकि चीज़ें क्रेडिबल रहे, ऑथेंटिक रहे और आप चीज़ों को उस तरीके से पढ़े जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम का ट्रेंड समझना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में अबाउट एडमिशन के बारे में है। एडमिशन ओपन है इन एक्जिया आईएएस एकेडमी। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं अगर आप बिगिनिंग से चीज़ों को सीखना चाहते हैं। आप एडवांस लेवल पे है तो आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे सिलेबस का, इसी के साथ कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट आपका लिया जाएगा बिफोर प्री एंड बिफोर मेंस। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपका जो भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। आपको रिमेडियल क्लासेस भी दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में आप जुड़ के आपका प्रिपरेशन को क्लास से पहले क्लास के बाद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल, तो मैं फिर से आप सभी से गुजारिश करूँगा कि मैं तो इन शॉर्ट आपको जो मेन मुद्दे हैं, चीज़ें हैं, प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा ही। आप खुद से जो ये आर्टिकल है ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पीडीएफ इसका या फिर पीपीटी मिल चुका है, और ध्यान रखिएगा पीडीएफ में जो आपका ये फाइल है रीडेबल नहीं है। ओके, लेजिबल नहीं होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे इसको। इसीलिए आप अगर ग्रुप में पीपीटी नहीं प्राप्त हुआ है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ओके, आपको पीपीटी दे दी जाएंगी, आप इसको फर्स्ट हैंड पढ़िए। ओके, तो आपका प्रिपरेशन ऑर्गेनिक होगा, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन मत कीजिए। मतलब किसी ने आपको सारा चीज़ें सर्व करके दिया उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है, पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं होता है। तो अभी अशोक गुलाटी जी, रितिका जुनेजा जी, इन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है अपने पूरे एक्सपीरियंस से डिफरेंट चीज़ों को लिंक करके, तो वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये लिंकेजेस ही आपको क्या कर सकता है, प्री और मेंस क्लियर करवा सकता है। तो 79 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे ये आर्टिकल लिखा गया है कि हमारा देश जो है कितना कॉन्फिडेंट है, रेजिलिएंट है और कितना ज़्यादा राइज कर रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हम वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जो अभी करंट हम आपके हेडविंड देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पूरी रेजिलियंस के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। तो ये जो यूएस का रवैया है, पास्ट में भी हमने देखा है। आपके आज सुबह का जो मैंने कल का एनालिसिस किया था उसमें हमने देखा 1989 में किस तरीके से स्पेशल 301 के तहत टैरिफ को इंक्रीज किया गया था ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, फिर भी हम डटे रहे। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से सैंक्शन लगाया गया था, फिर भी हम डटे रहे। फिर आपका 1971 में आपका जो 7 फ्लीट था उसको भेजा गया था अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था एंड पाकिस्तान वाज अ एलाई ऑफ यूएसए। ओके, तो जितने भी समय हमने देखा कि एवरी टाइम जब भी आपका ऐसा कोई सिचुएशन आया, इमरजेंसी शॉर्ट ऑफ सिचुएशन, प्रेशर शॉर्ट ऑफ सिचुएशन, तो हम हमेशा ही पूरी रेजिलियंस के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है, आप देख सकते हैं कि आज के समय पे हमारा इकोनॉमी, हमारा डेमोक्रेसी कितना आगे जा चुका है। ओके, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं आफ्टर आपके यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। तो अभी इसमें कुछ डेटा है जो मेंस में काम में आएंगी। तो यूएसए 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, फिर आपका चाइना 19 अबाउट 20 ट्रिलियन डॉलर का, जर्मनी अबाउट 5 ट्रिलियन। ओके, और अभी इसमें इंडिया भी क्या है, 4 ट्रिलियन के घर पे आने वाला है। ओके, और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले हैं वेरी सून। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा पास्ट को भी देखें, ओके, तो पास्ट को अगर देखें 1947 में हमारा जीडीपी सिर्फ 30 बिलियन था, पॉपुलेशन 330 मिलियन थी। आज के समय पे हमारा जो जीडीपी है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है और 4 ट्रिलियन को क्रॉस करके 5 ट्रिलियन में भी आ जाएगा। पॉपुलेशन 330 मिलियन था, लेकिन अभी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है।
80% लोग पॉवर्टी में थे, आज के समय पे 10-15% पॉवर्टी में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज़ादी के समय 32 ईयर्स की थी, आज 72 ईयर्स है। लिटरेसी लगभग 18% था, आज के समय 77% है। तो ये क्या है, हमारा जो रेजिलियंस है, हमारा जो प्रयास है, वो हमें इतनी दूर तक लेके आया है। ओके, तो इसमें अभी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने डिफरेंट समय पे जय जवान जय किसान के नारे से लेके जय जवान जय किसान जय विज्ञान बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, देन जय अनुसंधान बाय मोदी जी। ओके, तो ये सभी चीज़ों ने हमें क्या किया, चंद्रयान जैसे मिशन लॉन्च करने में, मंगलयान जैसे मिशन, यूपीआई जैसे जो आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन बैंकिंग, इन सभी को डेवलप करने में हमें मदद की है। तो अभी बाकी आपके मुद्दे अगर देखें, एग्रीकल्चर में अगर देखें तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ा कम है। फिर आपका जो सब्सिडीज दी जाती है, फार्म सब्सिडीज, उसमें 20 to 25% जो सब्सिडी होती है वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को नहीं पहुंच पाती है, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में R&D का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, वैल्यू चेन को और बढ़ाना ज़रूरी है। ओके, फिर आपके सिटीजन के ऊपर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि सिटीजन क्या हो, आपके इनोवेटिव बने, एजुकेटेड बने, स्किल्ड बने। ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विकसित भारत विजन को अचीव कर सकते हैं बाय 2047। तो ध्यान रखिएगा, अशोक गुलाटी जी स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर लिखते हैं, फ्रॉम प्लेट टू प्लॉ। ओके, तो ये अभी इसमें क्या है, इसीलिए आपको एग्रीकल्चर के ऊपर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। और हम क्या है, नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर में, ध्यान रखिएगा। हम जितना इंपोर्ट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि आपका चाइना और जो यूएसए है वो नेट इंपोर्टर है। ओके, और इसमें आप और भी कुछ अगर चीज़ें देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है इंडिया, लार्जेस्ट हम मिल्क प्रोड्यूसर है। ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है स्टेटमेंट वाइज, तो ये ज़रूरी रहेगा। प्लस ये ओवरऑल आइडिया मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और इसमें जो भी कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और आप जो बोलते हैं कि ऐसे किस तरीके से लिखना है, आप ध्यान दीजिए कि इसमें एक ऐसे का फॉर्मेट घुसा हुआ है, किस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वार्निंग इग्नोर्ड, तो क्या वार्निंग है जिसको इग्नोर किया गया? तो उत्तराखंड में जो हम डिवास्टेटिंग आपके फ्लड, लैंडस्लाइड्स वगैरह देख रहे हैं, जिससे आपकी जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, इसका रीज़न क्या है? ओके, तो इसमें आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उत्तराखंड से, उन्होंने बार बार इसको नेचर को जिम्मेदार इसमें ठहराया है। जो गवर्नमेंट है या फिर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आप अभी अगर देखें 2013 में क्लाउड बर्स्ट की वजह से कैसा डिवास्टेटिंग सिचुएशन हमने उत्तराखंड में देखा था। ओके, तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो आपका डिवास्टेशन हमने देखा 2025 में, ओके, खैर गंगा रिवर रीजन में, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप इस फोटो में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो अभी ये जो इसका जो आपका जो भी डिवास्टेशन है, इसका मेन रीज़न नो डाउट नेचुरल जो कॉजेस है वो तो है ही, लेकिन नेचुरल कॉज को ज़्यादा इंटेंसिफाई क्यों कर रही है, क्यों हो रहा है, ये इंटेंसिफाई क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ए फ्लॉड डेवलपमेंट मॉडल। ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, आगे ले जा रही है, ताकि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट किया जा सके थ्रू टूरिज्म। और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट किया जा रहा है, और जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है उसको असाइड, एक साइड में रख दिया गया है। तो इसीलिए क्या है, हम इस तरीके से जो एक तरीके के जो डिवास्टेशन है वो देख सकते हैं। ओके, क्लाउड बस्ट होना इन खैरगंगा रीजन, फिर जोशीमठ में कुछ दिन पहले जो क्राइसिस आया था, फिर 2013 का जो क्लाउड बस्ट था। तो आपका उत्तराखंड रीजन क्या है, वर्स्ट अफेक्टेड है इन चीज़ों से। तो इसीलिए क्या करना है, गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज ले रही है, दैट नीड टू बी सस्टेनेबल, इट नीड्स टू इंक्लूड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो काफ़ी ज़रूरी है। नो डाउट नेचुरल कॉजेज़ है, लेकिन नेचुरल कॉजेज़ इंटेंसिफाई हो जाती है व्हेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस इंटेंसिफाइज नेचुरल कॉजेस। ओके, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो मैंने जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं अभी आप ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम कौन सी चीज़ें पढ़े, तो आप देख सकते हैं कितने मिनिमम चीज़ों को मैंने इसमें मार्क किया है। तो ये पूरा आर्टिकल का क्रक्स बताता है। और हाल ही में जो 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट, उस रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो टनल का डेवलपमेंट है, ओके, तो इससे भी क्या है, इन फ्यूचर आपकी जो वल्नरेबिलिटी है वो देखी जा सकती है।
तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। और जोशीमठ में जो क्राइसिस आया उससे पहले जब इसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, तो एमसी मिश्रा जी का जो रिपोर्ट था, एमसी मेहता मिश्रा कमेटी था, उसका रिपोर्ट ने इसको मना किया था कि आपके जोशीमठ रीजन में डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ज़्यादा ओवर आपका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, सैचुरेशन लेवल से पार हो गया था। तो इसीलिए क्या हुआ, जोशीमठ में हम क्राइसिस देख सकते हैं। ओके, बाकी ये जो आर्टिकल मैंने थोड़ा ज़्यादा मार्क किया ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, तो जो भी मार्क किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के और प्रीलिम्स के लिहाज से। ओके, ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर आप अवॉइड नहीं कर सकते। एनसीईआरटी से आप बेसिक्स पढ़िए 6 to 12 तक, उसके बाद आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखिए 1 साल के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। बस इतना कीजिए, आपका प्री मेंस क्लियर हो जाएगा और आपका गुड लक साथ हुआ तो आप पूरा फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी एंड आपका गुड लक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, डज इट रिफ्लेक्ट एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का बात चल रहा है, तो क्या ये सही है, क्या हम इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज लेने चाहिए, तो क्या ये सही है? यस, ये सही है, क्योंकि 1967 तक अगर देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, लेकिन 1967 में जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई, स्पेशली आपका जो डिफेक्शंस का प्रॉब्लम देखा गया, फिर कांग्रेस के अगेंस्ट जो आपके डिफरेंट चार्जेस लगे, तो उससे क्या हुआ, आपकी डिफरेंट पार्टीज रीजनल लेवल पे राइज हुई, बढ़ी, आगे बढ़ी, टूटी। ओके, समय से पहले गवर्नमेंट टूट गई, तो इससे क्या हुआ, जो एक आपका साइमल्टेनियस साइकिल था टिल 1967, इट वाज ब्रोकन, तो ये टूट गया था। उसके बाद क्या है, आपका इलेक्शंस हर रीजन में डिफरेंट समय पे होने लगा, जिससे क्या है, लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस आने लगे, खर्चे ज़्यादा बढ़ने लगे, पब्लिक मनी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा। फिर आपके जो इलेक्शन रेटोरिक है, कम्युनल रेटोरिक टू मोबिलाइज वोट बैंक, तो वो चीज़ें बढ़ने लगी। तो इससे अभी क्या है, इसीलिए देश में सोचा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है, पुरानी ही हमने देखी है। इसी के साथ अगर आप डिफरेंट सेगमेंट में देखें तो आपके एग्जाम को भी क्या किया गया, यूनिफाई किया गया, वन नेशन वन एग्जाम भी किए गए, जैसे JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग। ओके, फिर आपका नीट लाया गया फॉर मेडिकल, फिर आपका कैट है फॉर मैनेजमेंट, फिर क्लैट है फॉर लॉ। ओके, फिर आधार कार्ड लाया गया, पूरे देश को क्या किया, एक आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया ताकि जो बेनिफिशरीज है वो बेटर आपका बेनिफिट्स को ले सके। फिर GST आया, वन नेशन वन टैक्स। ओके, फिर आपका वन नेशन वन टैक्स के साथ आप वन नेशन वन रेशन कार्ड का चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन भी फीजिबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे नीट, कैट, GST, ओके, या फिर आपका ये सभी थोड़ी इजीली हो गई थी, GST में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या है, काफ़ी आपकी अमेंडमेंट्स करनी ज़रूरी है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वी कैन अचीव दिस वन नेशन वन इलेक्शन गोल। ओके, तो अभी वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चर्चे में है, तो मेंस में पूछा जा सकता है, और बाकी जो आपका GST है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं, प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, कौन सा अमेंडमेंट था, कितने सन में पास हुआ था। ओके, दिस शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क। ओके, पहले पूछा गया है, स्पेशली स्टेट PCS में थोड़े इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्रेडिट रेटिंग, इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट में स्पेशली USA बेस्ड कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो देश का जो क्रेडिट वर्थिनेस है उसके ऊपर रेट करती है। ओके, कि एक देश जो है वो अगर जो लोन लेता है वो कितने समय पे चुका पाएगा या नहीं पाएगा। ओके, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, देश के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो कैसी है, उसके ऊपर बेस करके क्या दिया जाता है, क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग होता है उतने ही सहूलियत के साथ एक देश क्या कर सकती है, आपका जो बोरोइंग है वो करके अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो, उनको डेवलप कर सकती है। तो जो आपका स्टैंडर्ड्स एंड पोर है, मोडी है, फिच है, ये 3 एजेंसीज है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो इन्होंने पिछले 1-2 डेकेड से क्या है, इंडिया का क्रेडिट रेटिंग को नहीं बढ़ाया था, लगातार घटाते जा रहे थे। तो हाल ही में क्या किया है, BBB माइनस से BBB- से BBB तक लाया है। ओके, तो ये उनका मेथड है रेटिंग करने का। तो ये जो रेटिंग आया है हमारे लिए, पॉजिटिव रेटिंग, तो इसका क्या रीज़न है,
ओके, क्यों ये अच्छा रेटिंग आया है? क्योंकि हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने पहले आपका जो आपके इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इनको क्रिटिसाइज किया है कि ये हमारे एशियन इकोनॉमीज को लेके बायस्ड रहते हैं, खराब रेटिंग देते हैं, जबकि इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, स्टिल क्या करते हैं वो हमें बैड रेटिंग देते हैं, ये बायस्ड है। तो इसीलिए क्या किया था, ब्रिक्स जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है खुद का रेटिंग एजेंसी बनाने के लिए भी चर्चा चला था। ओके, कि ब्रिक्स के देश, एशिया के देश जो है, जो या फिर जो डेवलपिंग नेशन है वो अपना रेटिंग एजेंसी बनाए। फिर आपका अभी हमारा जो रेटिंग बढ़ा है उसका रीज़न क्या है? स्टेडी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट देखा गया है हमारे देश में, जैसे फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत आपका जो डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की गई है। फिर रिडक्शन इन डेट टू जीडीपी रेशियो, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी क्या है, रिड्यूस हुआ है। फिर फास्टेस्ट ग्रोथ आप देख सकते हैं, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ओके, नंबर 1 में है हम। देश में इन्फ्लेशन जो है एडजस्टेड है। आरबीआई जो है उनको भी प्रशंसा किया गया है बाय दिस एजेंसीज की आरबीआई ने आपका इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। क्यों क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैटर करता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है। रेटिंग खराब हुआ तो जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट है पैसे मोबिलाइज करना चाहेगी फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो मोबिलाइज करने में दिक्कतें होंगी, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, जो रेटिंग है वो आपका अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी कुछ डेटास दी गई है, रियल जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना है, पहले कितना था, अभी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो ये सभी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, डेटा ज़रूरी रहेंगी मेंस के लिए। ओके, बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पास्ट में यूपीएससी में पूछा गया है। बिल्डिंग अ बेटर जीएसटी, तो जो जीएसटी है उसका अभी सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म लाने की बात हाल ही में लाल किले से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने मेंशन किया है कि जीएसटी जो है उसके ऊपर दिवाली से पहले आपका इसमें चेंजेस लाया जाएगा। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1 तो बहुत सारे स्लैब है। ओके, जैसे 4 स्लैब देखे जाते हैं, एक 0 स्लैब है, एक 5% का स्लैब है, फिर 12 का 18 एंड 28% का। 28% में आपके लग्जरी एंड सीन आइटम्स है। ओके, और मैक्सिमम जो आपके प्रोडक्ट है वो 12% जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो इसको अभी रैशनलाइज करने की बात की गई है ताकि आपके जो लोअर मिडिल क्लास है, पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उनको ज़्यादा आपका टैक्स पे ना करना पड़े। क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर ज़्यादा रिग्रेशन होता है, उनके पॉकेट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हर इंसान गुड्स तो परचेस करता ही है, तो उससे आपके गरीब और अमीर को ये बराबर सा इम्पैक्ट करता है। ओके, इवन गरीब ज़्यादा इम्पैक्टेड रहते हैं इससे अपने कमाई के हिसाब से, तो उसके ऊपर अभी चेंजेस लाना है। देन सेकेंडली, जीएसटी में आपके जो कंपनीज़ हैं उसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली जो एमएसएमई है उनके कंप्लाइंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो रही है, जो एमएसएमई है वो बढ़ नहीं पा रही है, उनके अंदर एक ड्वार्फिज्म देखा गया है कि वो छोटे ही रह चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए जीएसटी में आपका सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म को लाया जाना है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा और मेंस के लिहाज से एक्चुअली वैसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन कॉलेज में पूछे जाते हैं। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र करते ही हमें इसमें पूरा आपका ब्यौरा दिया है कि पहले से लेके एंड तक आपके जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये आपका लिस्ट एक्चुअली जानना सही रहेगा, क्यों इसमें लिस्ट दिया है। ओके, पहले दूसरे, तो ये क्यों ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कभी आपको मैच करने दिया जा सकता है समय के साथ कि कौन पहले थे, कौन आपके पीछे थे, तो वो चीज़ें आ सकती है। बाकी दूसरा, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का, तो जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आफ्टर प्रेसिडेंट। फिर उनका रोल क्या है, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेट हो जाता है समय से पहले तो प्रेसिडेंट की तरह रोल प्ले करना। फिर थर्डली, आपके जो राज्यसभा होता है उसको चेयर करना। ओके, जो हाउस का डेकोरम है राज्यसभा का उसको आपका मेंटेन रखना। तो ये जो काम है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट की रहती है। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, ये छोटा सा आर्टिकल है आपका, एक्चुअली ये इसमें मेंशन किया गया है जो आपका डिब्रू सोइखवा नेशनल पार्क है जो आसाम में है। ओके, आसाम के ईस्टर्न पार्ट में है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया इन 1999। और ये फेमस क्यों है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हॉर्सेस का इस्तेमाल हुआ था, तो उन हॉर्स के आपके जो आपके डिसेंडेंट थे उनको इस आपके डिब्रू सोइखवा नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। तो अभी लगभग
सो फेरल हॉर्स है, तो ये फेरल हॉर्स के लिए फेमस है। ओके, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ आपके इन्वेडिंग ग्रासलैंड्स आ गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो नेशनल पार्क है उसकी इकोसिस्टम पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अभी इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है, जो क्या करता है, दूसरी स्पीशीज को बढ़ने नहीं देता है या फिर उसको इम्पैक्ट करता है, जिससे क्या हो सकता है, जो आपका इकोसिस्टम है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अभी प्रीलिम्स के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है कि कब आपका डिब्रू सोइखा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला, कौन से रीजन से ये बिलोंग करता है, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, क्यों ये फेमस है, इस तरीके के क्वेश्चन हम प्रीलिम्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ केस फॉर जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, आज के सुबह का जो एनालिसिस था, मतलब कल 17 वाला जो एनालिसिस था, उसमें हमने एक चीज देखा था कि इलेक्शन कमीशन के रोल को लेके काफी आपकी आपत्ति जताई जा रही है, स्पेशली बाय द ओपोजिशन पार्टी। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। ओके, तो ये जानना हमें जरूरी है। दूसरा बात यह है कि देश में जो डेमोक्रेसी है, उसको आपका डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल है या फिर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, उसको बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर 0 एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस होना चाहिए रूलिंग पार्टी का। लेकिन देखा गया कि जो आपका इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, उसमें आपका गवर्नमेंट का अपर हैंड रहता है। तो हाल ही में जो आपका अनूप बर्नवाल केस का जजमेंट था 2023 का, ओके, जिसके तहत अनूप बर्नवाल केस में आपकी एक आपकी कमेटी बना दी गई कि आपके पीएम, फिर आपके लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और आपके सीजीआई रहेंगे सिलेक्शन में। तो इससे आप देख सकते हैं कि तीनों ही अलग अलग फील्ड से हैं, ओके, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो इससे क्या है, आपका बेटर सिलेक्शन हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन क्या किया गया 2023 में, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट रूल लाया गया 2024 में, और इसने अनूप बर्नवाल केस को क्या किया, ओवरटर्न कर दिया। और इसमें 3 मेंबर कमेटी बनाया, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, पीएम, और पीएम एक अपने कैबिनेट के मंत्री को रखेंगे। तो इससे क्या है, वेटेज किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस रह सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इसी के रिगार्डिंग क्या किया गया, आपके डिफरेंट पिटिशंस फाइल की गई हाई कोर्ट में। ओके, और जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ उसको खारिज करने के बारे में कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पिटीशन के ऊपर सुनवाई नहीं की, और जो बाकी पिटीशन है वो अभी पेंडिंग है। तो इसीलिए इसमें यह कही गई है कि जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश का डेमोक्रेसी को बचाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रखता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी आर्टिकल 324, ओके, जो रिसेंट लॉ है, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में और मेंस में। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, आपकी जो स्टार्च रिलेटेड फूड्स होती है, लाइक पोटैटो, राइस, शुगर कैन, तो इसमें जो स्टार्च का कंटेंट होता है, उससे इथेनॉल को निकाला जाता है और उसको आपके पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक तो जो आपका इंजन होता है उसके अंदर कंबशन अच्छा होता है, और पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर, इन सभी चीज़ों का जो निर्गमन होता है, वो जो एग्जॉस्ट से जो निर्गमन होता है वो कम हो जाता है। और इससे क्या है, हम जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम घटा सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को घटा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग का गोल रखा, और अभी हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग 20 तक अचीव हमने किया है, और फाइनली इसको क्या करना है, इथेनॉल 20, 30, 40 करके आगे बढ़ाना है। तो इससे अभी बेनिफिट क्या होगा, एक नंबर तो आप देख रहे हैं कि जो फूड क्रॉप्स है, ओके, जैसे आपके गन्ने हैं, तो जो फार्मर्स है वो गन्ने क्या कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भेज रहे हैं। तो इससे इनको बेटर कमाई होगी, रूरल जो लाइवलीहुड है वो बेटर होगा। फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल रहता है पेट्रोल का, अगर 20% हम ब्लेंड कर रहे हैं तो 20% कम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो हमारा डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कम हो जाएगा। ओके, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बची रहेंगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, और बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट है, हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो भी कम होगा। लेकिन इसका निगेटिविटी क्या है, नंबर 1 की जो फूड क्रॉप है उसका डाइवर्जन हो रहा है हमारे देश में, आपकी जो न्यूट्रिशनल जो इनसिक्योरिटी है, इन सभी चीज़ों को और बढ़ावा देगी।
ओके, और इन फ्यूचर क्या है, फूड शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और सेकेंडली आपका क्या है, जो यूएसए क्या कर रहा है, इथेनॉल जो इंपोर्ट करता है इंडिया, उसके ऊपर ज़्यादा कंसेशन मांग रहा है। अगर कंसेशन हम नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे पास हमारे ऊपर 25% टैरिफ, देन अगेन 25% टैरिफ, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस विथ रशिया। ओके, तो ये सभी आपके दिक्कत में आप लिख सकते हैं, चैलेंजेस में। तो इसी के साथ मैंने इन शॉर्ट काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।